हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके वीकली एनालिसिस में। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन तो करते ही करते हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, एसए और प्रेसी के लिए अगर आप हमारा एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको सेशन ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि हम आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स देते हैं जो कि आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से लिखनी होती हैं। यहाँ तक कि आपको रिसोर्सेज बताए भी जाते हैं, रिसोर्सेज आपको सेंड भी किए जाते हैं। इसके अलावा 50+ ऐसे टॉपिक्स थीम वाइज कवर भी करवाए जाएंगे और इसके अंदर आपके रैंडम टॉपिक्स भी इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ ऐसे और ग्रामर की क्लासेस डेली बेसिस पर होंगी। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस सेशन की चीज़ है वो है एवेल्युएशन, जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर ऑनलाइन मीटिंग के अंदर देखने को मिलेगी। फेस टू फेस आपकी मल्टीपल असाइनमेंट्स चेक भी की जाएंगी और आपका फुल फ्लज्ड ऐसे भी एवेलुएट किया जाएगा और आपको मिस्टेक्स आपके सामने ही बताई जाएंगी। कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, जो जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप अपने एरियाज़ को मजबूत बना सकें, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर रेड करके सेंड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें चेक होंगी, लाइव चेक होंगी, फेस टू फेस होंगी, आपको फेस टू फेस ही सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अपने CSS 2027 की। आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखें, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी सिलेबस को आपने सब्जेक्ट वाइज कवर करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं, साथ साथ आपने सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। इसी तरह आपने डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और सबसे अहम चीज़ देखिए, हमारे कल के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ रह चुके हैं। ऊपर वाले डेज या ऊपर वाला मंथ हम काउंट नहीं करते। तो आपने करना क्या है, डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन करवानी है, अपनी चीज़ों को एवेल्युएट करवाना है, असेसमेंट करवानी है ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है और यह चीज़ हर एस्पिरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना भी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर की। देखें, वीक के अंदर जितनी भी नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको हम वीकली बेसिस पर जो है वो डिस्कस करते हैं। इनके ऊपर एक कह लें कि डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। लेकिन पता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने वीकली बेसिस के ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कल के एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चीज़ों को नोट करें कि 1 घंटे का अगर लेक्चर है तो वो 2 घंटे लग जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसने चीज़ों को नोट भी करना है। अब हुआ क्या कि हमने 200+ जो है लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो एस्पिरेंट्स की तरफ से यही बोला जा रहा था कि सर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप ऐसा करें थोड़ा वीकली जो है इसको लेकर आएँ ताकि हमारे लिए भी चीज़ें इजी रहें, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन सी चीज़ों को नोट करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना। तो इसलिए हमने क्या किया, वीकली बेसिस के ऊपर इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वीक के अंदर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स कह लें कि हुई है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है तो उसको हम ऐड नहीं करते जब तक उसके अंदर कोई न्यू एनालिसिस या कोई नई डेवलपमेंट्स देखने को ना मिले, तब तक उसको ऐड नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको वीकली बेसिस के ऊपर लेकर आए हैं ताकि आपके लिए इजी रहे, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें नोट कर सकें। देखिए, हर चीज़ नोट करने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी होती है, आपका एनालिसिस बिल्ड होना ज़रूरी होता है। हर चीज़ नोट करने वाली नहीं होती, क्योंकि आप पहले कभी ना कभी उसको नोट कर चुके होते हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, आप कोशिश किया करें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। ठीक है, जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो आपके जो है कल मेन एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखें, ये लेक्चर लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं उनको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी जितने भी ओल्ड हैं स्टूडेंट वो वीडियो को आगे कर लिया करें। ठीक है, अपना डायरेक्ट लेक्चर के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो न्यू हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो डियर एस्पिरेंट्स, अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और एसए के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखें, इन 9 टॉपिक्स में एक मलिया लोधी साहबा का भी टॉपिक रहेगा जो आपको पता है कि वीकली बेसिस के ऊपर होता है, जिसको हम लाजमी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले डियर एस्पिरेंट्स, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देन जो है इनके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और आप साथ साथ चीजों को नोट भी कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले भी नोट कर चुके हैं, आपको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कहता हूं कि जस्ट आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें ताकि आपका एनालिसिस अच्छा हो सके, ठीक है। हर चीज नोट करने वाली नहीं होती, कुछ चीजें जो होती हैं आपके कल के माइंड के अंदर क्लियर होना जरूरी होती है। हालांकि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पहले नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करें एनालिसिस जो लें और अपने अंदर एक क्लैरिटी लेकर आए जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है मलिया लोधी साहबा का, ठीक है, द 15 पॉइंट गजा रोड मैप। अब आपको पता है 30 जुलाई को बेसिकली ट्रंप की तरफ से 15 पॉइंट गजा रोड मैप जो है वो कल के इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, कि गजा के अंदर बेसिकली फेज स्टार्ट हुआ है कि डिसआर्मामेंट वाला, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है कि इजराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद देखेंगे द लिमिट्स ऑफ यूएसए मेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास। फर्स्ट द पॉइंट 15 पॉइंट गजा रोड मैप फेस्ड डिसआर्मामेंट, ठीक है, इजरायली रिजेक्शनिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ यूएसए मेडिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक रहेगा बेसिकली दिल्ली और काबुल एक्सेस, आपको पता है एक टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, उसके रिलेटेड ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, हिस्टोरिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि अभी मक्का पैक्ट साइन हुआ, तो उसी को लेकर जो है हमें कहीं ना कहीं पर जो है कल के एनालिसिस डिबेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये टॉपिक वही आ रहा है तो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, नहीं, इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ एनालिसिस हमें न्यू देखने को मिल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सेकंड टॉपिक रहेगा मोदीज पाकिस्तान पॉलिसी, नॉन एंगेजमेंट डोमेस्टिक पॉपुलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए जो है वो कल के इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वोट बैंक के लिए, ठीक है। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। आपको पता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कल के हमें एक कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिल रही है, बेसिकली कश्मीर को लेकर है या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिकली जो है वो इंडिया पाकिस्तान को क्यों अवॉइड कर रहा है, बेसिकली कल के निगोशिएशंस की तरफ क्यों नहीं आ रहा, टॉक्स की तरफ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाले, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास रीथिंकिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान, क्लाइमेट वोलेटिलिटी, लोकल डेवोलेशन एंड एलीट कैप्चर। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब से मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि आपका इंटरनली सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है, तब से जो हमें एक डेली बेसिस के ऊपर एक नया टॉपिक, नया एनालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर रहेगा रेड सी सिक्योरिटी एस्केलेशन। सऊदी लीड बेसिकली मल्टी नेशनल मैरीटाइम अलायंस लॉन्च किया गया है 30 जुलाई को, ठीक है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है। रेड सी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बाबुल मंदीब की करेंगे और गल्फ ऑफ एडन की भी करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी। सिक्स्थ नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा पाकिस्तान नॉर्वे डिप्लोमेटिक पिवट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का विजिट किया। मेडिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की भी यहाँ पर हमें जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। 7th, 8th एंड 9th ये तीनों टॉपिक बेसिकली मक्का पैकेट के रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर मक्का पैकेट का नाम यूज किया गया, लेकिन इस तरह के बहुत सारे पैकेट भी पहले भी साइन किए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल दरामद देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि इसको नेटो के साथ भी जो है वो रिलेट किया जा रहा था। इसके ऊपर मैंने अपनी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, सारी चीजें मैंने कवर की हुई है उसके अंदर, वो आप लेक्चर लाजमी ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरसीडी से लेकर जो है हमें मक्का पैकेट तक जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है कि पहले भी इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो कल के साइन किए जाते रहे, लेकिन उन पर कितना ही अमल हुआ ये देखना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए 8th नंबर पर भी यही मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लॉ की बात की जा रही है कि क्या ये जो
मक्का पैक्ट साइन हुआ या एग्रीमेंट या जो साइन हुआ है, सॉरी, क्या अकॉर्डिंग टू यूएनओ चार्टर आर्टिकल नंबर 51 सेल्फ जो डिफेंस का राइट रखता है, तो भाई रखता है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं, ठीक है। रीजनल कमिटमेंट्स एंड जियो स्ट्रैटेजिक्स रिस्क फॉर पाकिस्तान, क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए रिस्क क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जो वो पाकिस्तान को बेसिकली यहाँ पर ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट लास्ट टॉपिक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, रीजनल रीअलाइनमेंट है, स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो 3 टॉपिक हैं, इनके ऊपर हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे, जो नई चीजें हैं उनको ऐड करेंगे। बाकी आपको सारी चीजें जो वो आती हैं पहले ही आप सुन चुके हैं, नोट कर चुके हैं, ठीक है। जो एनालिसिस नया होगा उसको ही हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक रहेंगे आगे, इनके ऊपर हम अपने डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का है, द 15 पॉइंट गजा रोड मैप फेज्ड डिसआर्मामेंट, इजरायली रिजेक्शनिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ यूएसए मेडिएशन, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो 15 पॉइंट गजा रोड मैप इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 30 जुलाई को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और किसने किया, बेसिकली बोपी ने, बोर्ड ऑफ पीस ने, जिसको कौन चेयर करा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएसए बैक्ड 15 पॉइंट गजा रोड मैप, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से ये पीस इनिशिएटिव लिया गया तो है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखनी है कि हो पाती है या नहीं, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ताकि जो नेक्स्ट फेज जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसका पर्पज ही ये है कि इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, कि रोड मैप जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। ट्रांजिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, आपको पता है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, ये किसके अंडर बेसिकली यहाँ पर बनाई गई थी, बोपी के अंडर, ठीक है। इसका काम क्या था बेसिकली कि जो गजा स्टेप है इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता अज्यूम करना था, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अश्योर करना था। लेकिन आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये अभी तक इजिप्ट के अंदर है, और इजराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही वो इसके हक में था कि वो यहाँ पर आकर जो है वो कल के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो बॉडी हमें नजर आती है ना, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, ये पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं तो फिर तो इजरायली फोर्सेस को यहाँ पर निकलना पड़ेगा। इसके बाद फेज्ड रेसिप्रोसिटी मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी हमास के पास जो वेपन थे उनको लेना है, और दूसरे जितने भी ग्रुप्स हैं इन सारों से जो है वो हैवी वेपन्स को लेकर किसकी सुपरविजन में देना है, एनसीएजी की। एनसीएजी मींस नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, ठीक है, इसकी सुपरविजन में देना है, और यहाँ पर इजराइल ने क्या करना है, विदड्रॉ करना है। अब ये पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं किसके अंदर, ये 15 पॉइंट गजा रोड मैप के अंदर, ठीक है। इनको आपने नोट करना है, ये एक नई डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। बाकी बोपी पे ऊपर तो आप ऑलरेडी नोट्स मेकिंग कर चुके होंगे। डाइवर्जेंट पोजीशन ऑफ द प्राइमरी स्टैक होल्डर्स, इजराइल की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमास की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो ये 15 पॉइंट गजा रोड मैप है, ठीक है। अब यहां पर इजराइल ने कहा कि वो डिसआर्म होने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई जितनी देर तक वो फुली डिसआर्म नहीं होंगे, यहां से वो नहीं निकाले जाएंगे, उतनी देर तक इजरायली फोर्सेस यहां से विड्रॉ नहीं करेंगी। अब ये हमें चीज देखने को मिल रही है। ड्राइवर्स ऑफ इजरायली नॉन कंप्लायंस एंड फील्ड रियलिटीज की अगर बात की जाए, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलस की बात की जाए, देखें अब डोमेस्टिक लेवल पर आपको पता है इजराइल के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, लेकिन इजराइल के अंदर क्या हो रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसको पब्लिक सपोर्ट जो है देखने को नहीं मिल रही, कम होती जा रही, उसकी जो फेम है जो वो देखने को नहीं मिल रही, इसी तरह जिस तरह ट्रंप की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन भी नजर आती है, ठीक है, ये चीज़ भी है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल एंड फील्ड वायलेशन की अगर बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या स्टेटमेंट दी थी, अगर आप लेक्चर्स उठाकर देखें अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट, ठीक है, तो इंटरनेशनल मीडिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गजा के ऊपर हम 70% कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जो कि पहले 60%, 50 to 60% कर चुका था, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेटलमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड भी देखने को मिली, ये सारी चीजें बेसिकली हैं। कंडक्टेड रेड्स इन द वेस्ट बैंक एंड एक्सपेंडेड मिलिट्री ऑपरेशंस इन द सदर्न लेबनान। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लेबनान के अंदर भी हमें सदर्न साइड पर जो है वो कह के इजरायली फोर्सेस का जो है वो कह के
इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है या इसके अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पूरा कंट्रोल सदर्न साइड इजराइल ही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें वायलेशन अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएसए की, ठीक है। देखिए इसके अंदर फर्दर हमें इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले ही अपने एक डिटेल्ड डिस्कशंस कर चुके हैं। ये सिर्फ नई डेवलपमेंट्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी की डायनामिक्स एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात करते हैं। देखें अब यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, डिप्लोमेटिक साइलेंस एंड इलेक्टोरल पॉजिटिविटी की अगर बात की जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेंटेन पब्लिक साइलेंस रिगार्डिंग इजराइलीज रिजेक्शंस ऑफ द प्लान, ठीक है। अब आपको पता है कि इजराइल के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कह लें कि यूएसए के अंदर भी है, तो कहीं पर हमें ये चीज भी देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चरल एसिमेट्री की बात करें तो वाशिंगटन हिस्टोरिक प्रो इजराइल स्टांस हमें देखने को मिल रहा है, हमेशा से आपको पता है कि वो इजराइल की तरफ ही रहा है। तो अब भी जो ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन एपेक फ्यूरी स्टार्ट किया गया, तो वो आपको पता है यूएसए और इजराइल ने मिलकर ही किया। लॉबिंग इन्फ्लुएंस, तो हमेशा इजराइली लॉबी जो है हमें देखने को मिलती है कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के पीछे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा, अगर इसकी क्रैक्स की बात की जाए तो गजा जो 15 पॉइंट गजा रोड मैप इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसको बेसिकली इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया, हमास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पर हमें पॉलिटिकल विल भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यूएसए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इजरायली लॉबी जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इसके फर्दर जो है हमें डिस्कशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर जो मैंने पहले भी कहा कि कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस की, ठीक है। दिल्ली काबुल एक्सेस की, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चीज़ों को लेकर जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि डेवलपमेंट्स हुई कैसे बेसिकली। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इस तरह लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री था, नेबर कंट्री, जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उस वक्त हमें मुनारकी देखने को मिलती थी अफगानिस्तान के अंदर, और मुनार कौन था बेसिकली, मोहम्मद ज़ाहिर शाह, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि एक्सेप्ट नहीं किया यूएनओ के अंदर। टेरिटोरियल क्लेम्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या, यहाँ पर पख्तूनिस्तान जो है यहाँ पर हमें वेव्स उठते हुए नजर आई। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अहमद शाह अब्दालीज 1761 के अंदर अगर देखा जाए थर्ड पानीपत जो हमें बैटल देखने को मिलती है। उसके बाद जब यहाँ पर मराठा से लड़कर ये वापस आते हैं तो जो हमें इंडस जो यहाँ पर साइड पर जितने भी हमें यहाँ पर किंग वगैरह देखने को मिले जिनका कंट्रोल था, तो उनको बेसिकली इन्होंने ये कहा कि भाई आपको हम अपने ताबे जो है वो करेंगे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रिटिश रूल हमें देखने को मिला। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि यहाँ पर 1893 के अंदर क्या किया, यहाँ पर जो है वो कह लें कि हमें ड्यूरन लाइन देखने को मिली, ठीक है। तो आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना कवर करता है, 2600 किलोमीटर बॉर्डर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज भी जो है क्रॉस बॉर्डर जो है वो कह लें कि टेररिज्म जो है एस्केलेट होते हुए नजर आती है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो कॉलोनियल बॉर्डर लेगेसी है, तो ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राईपार्टाइट की अगर बात की जाए एक्सेस की। ड्यूरिंग कोल्ड वार तो यहाँ पर अफगान रूलर्स ने क्या किया, किसके साथ अलाइन किया कोल्ड वार के अंदर, कोल्ड वार का इरा जब चल रहा था सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया के साथ। लेकिन हुआ क्या 1979 के अंदर, 1979 के अंदर क्या हुआ, वही यूएसएसआर था जिसने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, 10 साल तक अटैक करता रहा, और फिर 1991 के अंदर खुद ही ब्रेक कर गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिली, यूएसएसआर ब्रेक कर गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर क्या हुआ, फिर भी जो है कह लें कि रशिया के साथ उसकी हमें अलाइनमेंट देखने को मिली, ठीक है। रीअप्रोचमेंट देखने को मिली अफगानिस्तान की। और इसी तरह अगर देखा जाए तो किसके साथ देखने को मिली, इंडिया के साथ रीअप्रोचमेंट देखने को मिली, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर देखा जाए टेररिज्म एंड रीजनल डायनामिक्स की अगर बात की जाए तो अब ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कहा जा रहा है कि अफगान सपोर्ट फॉर एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स, यहाँ पर चाहे तहरीक तालिबान है, बीएलए वगैरह, तो इनको बेसिकली यहाँ पर बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, मिलिटेंट्स ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ अफगान सेफ हेवंस यूटिलाइज एडवांस्ड वेपनरी, ठीक है, नाटो रीजन आर्म्स एंड डायरेक्ट इंडियन सप्लाईज, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह जो है यहाँ पर
इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, मेंटेन फाइनेंशियल लिंक्स विद न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एस्केलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर अटैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग ड्रोन ऑपरेशंस है। उसके बाद आज जून अटैक ऑन कराची हमें देखने को मिला रेंजर फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो आए दिन जो है हमें बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं टीटीपी की तरफ से या बीएलए की तरफ से, ठीक है। लीगल बेसिस एंड जस्टिफिकेशन फॉर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, देखें आर्टिकल 51 ऑफ द यूएनओ चार्टर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। तो पाकिस्तान इसीलिए जो है यहाँ पर रिटेलिएट करता है, ठीक है। आपको पता है कि ऑपरेशन गजबुल इल्हाक, उसके बाद ऑपरेशन शाबाना स्टार्ट किया गया। सिर्फ कह लें कि यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज था टेररिज्म की वजह से, इस वजह से जो वो कह लें कि ऑपरेशन स्टार्ट किए गए, ठीक है। अब इसको लेकर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो है यूएनओ के अंदर जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने भी यही बात की कि किस तरह जो है क्रॉस बॉर्डर अगर देखा जाए सॉइल से, अफगानिस्तान सॉइल से बेसिकली, कि किस तरह जो है यहाँ पर टेररिज्म एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह जो है टेररिस्ट अटैक्स जो है देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। टारगेटिंग मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन स्ट्राइक्स इनएविटेबली अगर देखा टारगेट रेजिडेंशियल एरियाज बिकॉज टीटीपी मिलिटेंट्स डेलिबरेटली एम्बेड देमसेल्फ विद इन सिविलियन पॉपुलेशन रादर देन आइसोलेटेड बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह लें कि डीप में जाकर जो हमें सेंचुरीज या ठिकाने देखने को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। प्री रिक्विजिट फॉर पीस की अगर बात की जाए तो दोनों के जो है कह लें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस की तरफ आना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जब हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला अक्टूबर 2025 के अंदर, तो उस वक्त कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, फिर हमें टर्की भी रोल प्ले करता हुआ नजर आया, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी देखने को मिली। अब अगर देखा जाए तो 10 मंथ हो चुका है पाकिस्तान की ट्रेड ऑफ है अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो है ट्रेड ऑफ है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। तो देखा जाए तो जिस तरह हमें अफगानिस्तान का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ या कह लें कि एक बार फिर रशिया की तरफ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए कह लें कि खतरा साबित हो सकता है, जिस तरह पाकिस्तान को टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मोदी पाकिस्तान से पॉलिसी, इसको अगर देखा जाए तो सिविल सोसाइटी ने इसके ऊपर कुछ लिखा है भाई, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, सिविल सोसाइटी अपील्स वर्सेस इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन डायलॉग, ठीक है। सिविल बेसिकली ये डायलॉग क्यों नहीं करना चाहता पाकिस्तान के साथ इंडिया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Civil society opens letter 117 prominent activists and foreign official from India and Pakistan urge Prime Minister नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ टू resume bilateral dialogue को resume करें, लेकिन नहीं किया गया। अगर ये resume हो भी जाते तो उसका खातिर खा जो हमें रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए वो नज़र नहीं आते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हमें 3 to 4 तो वॉर ही देखने को मिल रहे हैं, बाकी बैटल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या झड़पें वो तो अलग है, ठीक है। तो यह किस तरह जो है कह लें कि दोबारा एक पेज के ऊपर आ सकते हैं। हालांकि बायलैटरल रिलेशंस होने चाहिए दोनों कंट्रीज के दरमियान में। एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कुछ भी कह लें कि पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है इंडिया के अंदर, साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए जनता के दरमियान में फॉर अ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन या वोट बैंक के लिए, लेकिन चाइना के अगेंस्ट कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए इंडियन एनालिस्ट या इंडियन एक्सपर्ट, ठीक है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। डेलिबरेट फॉरेन पॉलिसी, भाई जानबूझकर अगर देखा जाए तो ये क्यों नहीं यहाँ पर नेगोशिएशंस की तरफ आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। एब्सेंस ऑफ डायलॉग एज डेलिबरेट इंडियन पॉलिसी चॉइस है, ठीक है। इंडियन पॉलिसी बेसिकली ये चॉइस है, ऐसा नहीं है कि वो कह लें कि ये कुछ अरसे के लिए ऐसा नजर आ रहा है, नहीं, बल्कि क्या है उसकी एक चॉइस ही ऐसी है, ठीक है, इंडियन पॉलिसी की। लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ डायलॉग की अगर बात की जाए, हिस्टोरिकल उठाकर देख ले कितने इनके दरमियान में यहाँ पर निगोशिएशन या टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई खातर खा हमें रिजल्ट तो देखने को मिलता नहीं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स इंडिकेट्स दैट डायलॉग अलोन यील्ड लिटिल स्ट्रक्चरल चेंज विदाउट फंडामेंटल शिफ्ट एंड पॉलिसी चॉइसेस पर्टिकुलरली ऑन इंडियाज पार्ट, ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल रूट्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल माइलेज की अगर बात की जाए, आरएसएस की आइडियोलॉजी आपके सामने ही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्री 1947 टेंशन जो देखने को मिल रही, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके बाद अगर देखा जाए मुस्लिम लीग के दरमियान में, तो वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं पर चीज़ देखने को मिल रही है आरएसएस के अंदर, ठीक है।
पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है कि किस तरह सिक्योरिटी इवेंट्स हैं उनको बेसिकली कह लें कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया जाता है या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है या वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए 2016 के अंदर पठानकोट यहाँ पर अटैक हुआ, जिसको यहाँ पर कह लें कि एज ए पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया गया पब्लिक के अंदर, ठीक है। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो वो टेररिज्म का खतरा है इंडिया को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। मैग्नीफाइड डिजिटल टूल्स एंड पॉपुलिज्म टू ट्रिगर डोमेस्टिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड उसके बाद अगर देखा है कंसोलिडेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द रिफ्यूजल टू एंगेज, कि बेसिकली ये पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट क्यों नहीं करना चाहता, इसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एल्यूजन ऑफ हेजमनी, सबसे पहले इंडिया तो ये अंडरस्टैंड करता है कि रीजनल लेवल के ऊपर इसकी हेजमनी है, ये पाकिस्तान को अपना इक्वल पार्टनर जो है वो कंसीडर ही नहीं करता, इसीलिए वो जो है कह ले कि इसके साथ निगोशिएशंस की तरफ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मास्किंग स्ट्रैटेजिक लिमिटेशन की बात की जाए तो नॉन एंगेजमेंट और कवर्स लिमिटेशन इम्पोजिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डिसीजंस ऑन पाकिस्तान। आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री डिसीजंस हैं या जो भी इसके कह ले के डिसीजन मेकिंग है वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, ये चीज़ भी है, ठीक है। मेंटेनिंग वेस्टर्न परसेप्शन, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न परसेप्शन को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया अपने आप को समझता है कि भाई ये है कि चाइना के काउंटर वेट में जो कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखा जाए क्रिएटिंग यूनिलैटरल फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये डायलॉग इसलिए भी नहीं करना चाहता कि ये कश्मीर वाला मुद्दा उठाएंगे, बोपी को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि ये कश्मीर वाला मुद्दा उठाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी वाला इशू है, उसको भी उठाएंगे, जो कि यहाँ पर कह लें कि उनकी तरफ से लिखा गया कि भाई ये तो पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्सिबल है। 1 ईयर हो गया सस्पेंड खुद करके रखा हुआ है, बोल रहा है पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली इसको जो है क्या किया गया यहाँ पर कह लें कि उसकी वजह से हुआ, पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। ये चीज़ भी है। तो ब्रॉडनिंग जियोपॉलिटिकल डिमेंशंस की अगर बात की जाए तो अब मामला बढ़ता जा रहा है। मामला यह है कि पाकिस्तान और टर्की और सऊदी अरबिया के दरम्यान में स्ट्रैटेजिक जो हमें डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, बेसिकली इंडिया इजराइल के साथ अपने जो है वो रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्री रिक्विजिट फॉर रेजोल्यूशन एंड मीनिंगफुल डायलॉग रिक्वायर्स सबस्टेंटिव पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड से दो वो कह के जो पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप किया जा सके। हालांकि अगर देखा जाए तो इनके दरम्यान में अगर बायलैटरल रिलेशन हो भी जाएं तो जो हमें बेहतरी नज़र आनी चाहिए वो शायद नज़र ना आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो कह लें कि अगर चाइना लद्दाख के अंदर अगर आप जाकर देखें जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जिस तरह वो कंट्रोल हासिल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा। हालांकि इसको लेकर भी पीछे डिबेट देखने को मिली थी मीडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, लेकिन उसको दबा दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही बार बार बोला जाता है कि भाई ये तो कह लें कि जो 2025 के अंदर वॉर हुई कि भाई टेररिज्म यहाँ से एस्केलेट हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान खुद जो है यहाँ पर इस इशू का जो शिकार हुआ पड़ा है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं टेररिज्म, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, तो उसको यहाँ पर डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन गजबुल इलाका स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन शब्बान स्टार्ट किया गया, केपीके के अंदर आपके सामने सिचुएशन है, बलूचिस्तान के अंदर जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पर मोदी की पॉलिसी देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान क्लाइमेट वोलेटिलिटी लोकल डेवलेशन, इसका ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। देखें अब बात की जा रही है यहाँ पर क्लाइमेट को थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले जब से जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है ना कि भाई आपका इंटरनल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरे गवर्नेंस को रीसेट करना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग अपना एक लेक्चर कवर किया, वो आप उसको सुन सकते हैं, उसको मैंने कोशिश की कि हर एंगल से कवर करने की, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, जो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। हालांकि अगर 2010 के बाद अगर देखा जाए तो हमें जिस तरह फ्लड आते हुए पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होता हुआ नज़र आता है। हालांकि 2010 के अंदर हमें 18 अमेंडमेंट भी देखने को मिली, यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी देखने को मिली, वाटर वाला है, एग्रीकल्चर है, ये बेसिकली किसके अंडर कंट्रोल चले गए, बेसिकली प्रोविंसेस के, ठीक है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के आगे जो पावर की डेवल्यूशन होनी चाहिए थी या फिजिकल डेवल्यूशन होनी चाहिए थी, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था लोकल लेवल के ऊपर, तो वो नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह लें कि
जो हमें बार बार जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो है वो कह लेके तबाह हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, जो इन्वेस्टमेंट है 56.6 बिलियन डॉलर एनुअली, जो कि कितना बनता है यहाँ पर 1.5 टाइम्स कंबाइंड डिफेंस और डेट को मिलाकर है, ठीक है। नियरली 20 टाइम्स जो है फेडरल डेवलपमेंट बजट के जो हमें करीब देखने को मिलता है, इससे भी बल्कि ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एनुअली इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, ठीक है। इनकम्प्लीट रिफॉर्म एम्बिशंस, ठीक है। इसके बाद रिपीटेड हिस्टोरिकल मिस डायरेक्शन। यहाँ पर ओडेसिस की बात की जा रही है, वॉन्डरिंग। अब ओडेसिस की एग्जाम्पल ली गई है कि ओडेसिस को पता था कि इथाका बेसिकली प्लेस कहाँ पर है, लेकिन वो समंदर के अंदर क्या हो रहा है, जहाज को वो लेकर जा सकता था, लेकिन कोई एक बड़ा तूफान आता है, फिर उस जहाज का रुख मोड़ देता है। तो उसको हालांकि ये नहीं था कि उसको एथेका प्लेस का नहीं पता, वो उसका जगह पर पहुंच सकता था, लेकिन एक बड़ा तूफान आता है, उसका रुख जो है मोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो इश्यूज का पता है, उन इश्यूज को ख़त्म किया जा सकता है, उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई और बड़ा तूफान आता है जो इसको लेकर जो है वो बहाकर ले जाता है। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। ओडेसिस वाला सीन कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। क्लाइमेट चेंज प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये बेसिकली बढ़ता जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जितना तो कल है कि वो एक्सटर्नल हॉस्टिलिटीज या देखने को नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा डोमेस्टिकली क्लाइमेट के साथ उसने रिलेट किया कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, जो कि 56.6 बिलियन डॉलर एनुअली जो है रिक्वायर है, ठीक है। इस तरह अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फोकस ऑन कन्वेंशनल एंड ट्रांसबाउंड्री थ्रेट्स के ऊपर फोकस है, लेकिन एक्चुअल क्लाइमेट इंपैक्ट्स फ्लड्स है, ड्रेनेज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फॉल अंडर प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंडेट्स असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसको असाइन किया गया यहाँ पर, प्रोविंसेस को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पर, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। गवर्नमेंट को रीसेट करने की बजाय यहाँ पर यही कहा जाएगा कि भाई लोकल गवर्नमेंट को इंपावर किया जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है उसको इंपावर किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सप्रेस्ड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 3 इनिशिएटिव लिए गए लोकल गवर्नमेंट को लेकर। एक अयूब खान के दौर के अंदर देखने को मिला, ठीक है। ऐसा 4 to 5 जो टायर हमें कह ले के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिला। इसी तरह जियाउल हक के दौर में अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो 2001 वाला डेवल्यूशन प्लान था वो कदरे बेहतर था, लेकिन यही चीज है कि यह पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, यह वोट एंड बैंक के लिए था, ना कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंपावरिंग लोकल टायर्स, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रेशनरी एलोकेशन वर्सेस जनरल प्लानिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं या रिसोर्सेज भी हैं जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर दिए जाते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि उनको आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता। सबसे बड़ी हर्डल यही देखने को मिलती है। तो जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन या फिजिकल डेवल्यूशन जो हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी है या अलीट कैप्चर्ड। आपको पता है मैं पहले भी यहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ, अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी साहब है, शरीत हुसैन साहब है, ठीक है, लिखते रहते हैं कि अलीट कैप्चर्ड जो हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, इकॉनमी सारी वही देखने को मिल रही है, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन उनको ही देखने को मिल रही है, ठीक है। टैरिफ अगर बाहर से जो लगाए जा रहे तो कहीं ना कहीं पर उनको रिलीफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। या यहाँ पर कह सकते हैं सर्कुलर आपका डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो रियल स्टेट टैक्सेस जो है वो बच निकलते हैं, ठीक है, वो भी पे नहीं किया जाता। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगा, एलीट कैप्चर्ड का जो हमें पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन उनको मिल रही है, सब्सिडीज उनको मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कह लें कि एक डिपेंड रेंट सीकिंग सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है, सिस्टम एक रेंट सीकिंग, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि विदाउट मेहनत किए जो है अर्निंग हो रही होती है, ठीक है। अब बड़े बड़े टेंडर्स है तो वो किसको मिलेंगे, वो भी उनके। तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म बेसिकली इसको कहा जाता है, ठीक है। पाथ फॉरवर्ड या अर्निंग कैपेसिटी बिफोर ड्राइंग मैप्स, ठीक है। करेक्ट प्रायोरिटी फॉर रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। देखें, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एम्पावर करना पड़ेगा। उसके अलावा इफेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म बिगेन्स नॉट विद द ड्राइंग इकोनॉमिकली अनवायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बट एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मिंग लोकल डिस्ट्रिक्ट हब कैपेसिटीज को जो है वो कह लें बढ़ाना पड़ेगा, उसको जो है अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, जिनको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ये पहले भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप नोट ना भी करें तो इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड सी सिक्योरिटी एस्केलेशन, सऊदी लीड मैरिटाइम अलायंस एंड पाकिस्तान मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। अब ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। देखें, अब सऊदी अरेबिया की तरफ से बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर कमिटमेंट्स टू सऊदी लीड मैरिटाइम कोalition, फिर इसके ऊपर आते हैं ज्वाइनिंग द डिफेंस अलायंस, पाकिस्तान रीअफर्म्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द
14 नेशन सऊदी लीड मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस लॉन्च्ड इन रियाद ऑन जुलाई 30, ठीक है। तो 30 जुलाई को बेसिकली इसको लॉन्च किया गया मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस को, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। हालांकि 14 कंट्रीज ने जो है वो कल के अटेंड किया, लेकिन 14 ने जो है इसकी हमायत की या साइन किया, ठीक है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ दिस अटैक एंड पाकिस्तान रिस्पॉन्स। आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हौदीस की तरफ से जो है अटैक किया गया कह लें कि इसके ऊपर सऊदी अरेबिया के कह लें कि शिपिंग के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से प्रेस भी रिलीज़ की गई, वार्न भी किया गया कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो दोबारा भी जो है हमें यहाँ पर कह लें कि अटैक हौदीस की तरफ से देखने को मिले। यही कहा जा रहा है कि उस अटैक में से 4 फैटलिटीज़ में से 3 जो है वो पाकिस्तानी जो हमें नेशनल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनकी जो है वो कह लें कि डेथ हुई, जिनको मारा गया। तो ये चीज़ें भी, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, मैरीटाइम जो अलायंस बना है इसको ज्वाइन किया, कि जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखें सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना अगर देखा, अरेबियन सी पाकिस्तान के पास एक वाहिद है, ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ अरेबियन सी के जरिए, गल्फ स्टेट्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपकी बंद, ठीक है। उसके बाद आ जाके पाकिस्तान के पास बाबुल मंदीब बचती है, जिसके जरिए वो सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है, ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कह लेके ट्रेड करता है। लेकिन जब हौदीस की तरफ से ये बार बार वार्निंग दी गई कि भाई बाबुल मंदीब को भी हम बंद करेंगे, ठीक है, जिसको प्रॉक्सी ग्रुप बोला जाता है ईरान का, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर पाकिस्तान की तरफ से जो वो स्टांस लिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया ने भी स्टांस लिया, चाइना ने भी इसके ऊपर बात की, रशिया ने भी इसके ऊपर बात की बाबुल मंदीब को लेकर, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अगेंस्ट चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ देखने को मिल रही, इसकी वजह से जो है 30 जुलाई को बेसिकली मैरीटाइम अलायंस बनाया गया, जिसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अलायंस स्ट्रक्चर है, द कोलिशन एम्स टू सेफगार्ड एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स विद परमानेंट हेडक्वार्टर्स एंड कमांड सेंटर्स होस्टेड इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। डिप्लोमेटिक मीडिएशन यूएस ईरान प्रोसेस, तो ये नेक्स्ट डिबेट हो रही है बेसिकली यहाँ पर। इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ है कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो एज ए मीडिएटर या पीस मेकर रोल प्ले कर रहा है ईरान और यूएसए के दरमियान में, ठीक है। तो ये आगे कोई फर्दर कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो देन ही इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ये वैसे ही ऐड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान नॉर्वे डिप्लोमेटिक पिवट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब हाई लेवल बायलैटरल री एंगेजमेंट, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल विजिट इन डेकेड अगर देखा जाए तो नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली एस्पेन बार्थ हेडे ने विजिट किया है पाकिस्तान का, होल्डिंग डिस्कशन सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों के साथ, सिविलियन के साथ भी और मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी, ठीक है। इन्विटेशन फॉर एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कह लें कि नॉर्वे को जो है यहाँ पर जितने भी कंपनीज है उनको इनवाइट किया गया है एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए इन्वेस्ट इन पाकिस्तान ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। उसके बाद स्टेट विजिट इन्विटेशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कह लें कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कह लें कि नॉर्वे हैं उनको बेसिकली यहाँ पर इन्विटेशन भी दिया गया है। उसके बाद एप्रिसिएशन फॉर पाकिस्तान रीजनल पीस एंड मेडिएशन रोल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो है अप्रिशिएट भी किया गया है पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, सर्विस टू द वर्ल्ड। उसके बाद एम्फेसिस ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर भी जोर दिया कि जो रास्तों के अंदर जो रुकावट देखने को मिल रही है, जो हमें यहाँ पर वायलेशंस देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान जिस तरह स्टांस ले रहा है, जिस तरह मैरीटाइम अलायंस पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 30 जुलाई को बाबुल मंदीब जो हमें रुकावटें देखने को मिली या जो अटैक्स देखने को मिले, ठीक है। तो ये भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर सराहा गया। सपोर्ट फॉर डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन को भी जो है वो सपोर्ट करने की बात की गई बेसिकली। उसके बाद नॉर्वे ऑफर्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान पीस एफर्ट्स, ठीक है, लेवरेजिंग इट्स ऑन निगोशिएशन चैनल्स विद तेहरान एंड वाशिंगटन, रीजनल कंसल्टेशन, ठीक है, डिस्कशन कवर्ड वे रीजनल स्टेबिलिटी इशूज, ठीक है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, कश्मीर एंड द न्यू डिफेंस पैकेट बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन नॉर्वे की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो है वो कह लें कि आगे डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन के अंदर रोल प्ले करेगा, ठीक है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, टेक्नोलॉजिकल टाई, ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ठीक है। बोथ साइड्स एक्नॉलेज दैट करंट बायलैटरल ट्रेड रिमेन्स बिलो एक्चुअल पोटेंशियल एंड एग्री टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल एंड मेजर्स टू इनहेंस, ठीक है। की कमर्शियल कोलैबोरेशन की बात की गई है यहाँ पर, प्लान ज्वाइंट वेंचर बिटवीन यारा इंटरनेशनल एंड फौजी फर्टिलाइजर पाकिस्तान की तरफ से, इन दोनों के दरमियान में, एंड प्लांट न्यूट्रिशन। उसके बाद 5-fold इंक्रीज इन पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट टू नॉर्वे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई, ठीक है, उस 2 ईयर्स में। प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान शिप रिसाइकलिंग को प्रमोट करने की भी यहाँ पर बात की गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद लेबर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन के ऊपर भी बात की गई।
उसके बाद मिलिट्री एंड डिफेंस एंगेजमेंट देखने को मिली, सिक्योरिटी लीडरशिप डायलॉग, ठीक है। एमजी जो एडे हैं वो बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है हमारे आसिम मुनीर साहब, उनके साथ भी इन्होंने जो वो मुलाकात की, ठीक है। तो डिस्कशन होती रही, कमिटमेंट्स टू सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की गई है, बोथ साइड्स रिट्रेटेड देयर रिजॉल्व टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, विद नॉर्वे कमांडिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इन मेंटेनिंग रीजनल पीस। तो ये पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान में जो डेवलपमेंट्स हुई है उनके ऊपर टॉपिक था, ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मैंने अभी पीछे जो टॉपिक मैंने जो आपको बताया, जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास 7वें नंबर पर आरसीडी को लेकर, जो आगे आने वाला भी है टॉपिक, ठीक है। अब आरसीडी बेसिकली अगर देखा जाए रीजनल कोऑपरेशन जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, ये 1964 के अंदर इसको साइन किया गया था टर्की, ईरान और पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आज जो मक्का पैक्ट साइन किया गया है, आज ईरान की जगह पर कौन है? सऊदी अरेबिया। लेकिन वो आरसीडी जो है आपका 1979 के अंदर हमें यहाँ पर क्या हुआ, एंड होता हुआ नजर आया, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो बात यहाँ पर यह की जा रही है कि जितने भी इस तरह के डिफेंस पैकेट पहले भी साइन किया गया, उनकी क्या वैल्यू रही है या क्या वर्थ रही है। इससे पहले अगर देखा जाए एंग्लो जर्मन डिक्लेरेशन 1938 के अंदर देखने को मिली, लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश और यहाँ पर हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पोलैंड के अगेंस्ट अटैक किया, और इसने ब्रिटिश ने क्या किया, जर्मनी के अगेंस्ट किया, ठीक है। तो वो फिर डिक्लेरेशन जो हमें देखने को मिले वो किधर गया। इसी तरह सन 2000 में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट देखने को मिला इन कंट्रीज़ के दरमियान में, सऊदी अरेबिया, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इनके दरमियान में। तो उनकी क्या अहमियत रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमें तीनों टॉपिक्स के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मेरा सेपरेट जो लेक्चर आ चुका है वो आप ले लें, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान में जो पैकेट साइन किया गया, ये 7 अगस्त 2026 को बेसिकली साइन किया गया, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस बायलैटरलिज्म है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिफेंस प्रिक्योरमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस अमंग 3 सिग्नेटरी अगर देखा जाए स्टेट्स। तो पाकिस्तान के पास क्या क्या है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ है। इस तरह टर्की क्या है, नेटो का सेकंड लार्जेस्ट जो वो कह लें मेंबर भी है, मिलिट्री पावर भी है, और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, अनमैन्ड सिस्टम भी है। और सऊदी अरेबिया के पास स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, ऑयल, ठीक है। इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन की बात की जा रही है कि भाई यूएनओ का जो चार्टर आर्टिकल नंबर 51 जो सेल्फ डिफेंस का राइट देता है, तो उसको अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जो डिफेंस हमें देखने को मिल रहा है, सेल्फ डिफेंस, तो ये बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा है कि ये इसको अकॉर्डिंग ठीक है, और ये कह लें कि सेल्फ डिफेंस का राइट रखता है। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो मक्का पैकेट है ये बेसिकली आपका डिफेंसिव नेचर है, ठीक है। अगर कोई किसी के ऊपर अटैक करता है तो इसके ऊपर भी अटैक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ भी है कि जो टर्की के इश्यूज़ हैं, क्या वहाँ पर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर पाएगा, साइप्रस इश्यूज़ हैं, इस तरह कर्दिश सीरिया के अंदर, इराक के अंदर देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है। इसी तरह यमन के अंदर अगर देखा जाए कह लें कि हौदीज़ और यमनी आमने सामने, तो यमनी ने यहाँ पर किसकी सपोर्ट मांगी, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पीछे जाएगा, सामने ईरान खड़ा है, ठीक है। तो ईरान के साथ भी जो वो पाकिस्तान के रिलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी है। हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बात की जा रही है यहाँ पर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की, ठीक है। तो इनकी हमें इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर देखने को मिली बेसिकली। अब आपको पता है इंटरस्टेट और नॉन स्टेट थ्रेट्स भी हों तो बेसिकली यहाँ पर भी कह लें कि इंक्लूड किया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान को टेररिज्म का खतरा है, तो क्या यहाँ पर टर्की और सऊदी अरेबिया हेल्प करने के लिए आएंगे? क्या अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई टेंशन एस्केलेट होती है तो क्या सऊदी अरेबिया यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह टर्की है, तो ये चीज़ भी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1368 एंड 1373, तो ये हमें देखने को मिलती है यहाँ पर बेसिकली कि किस तरह जो है सेल्फ डिफेंस का जो है वो राइट कोई भी कंट्रीज है वो रखती है, ठीक है। तो इन्वॉक्ड हिस्टोरिकली फॉलोइंग 9/11 के बाद अगर देखा जाए नेटो ने क्या किया, यहाँ पर आर्टिकल फॉर्म्ड वाया यूएनओ सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 30 जो अभी हम बात करें 1368 एंड 1373, तो यहाँ पर नेटो आर्टिकल 5 जो है अकॉर्डिंग फिर क्या किया गया, यहाँ पर मिशन स्टार्ट किया गया अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। वॉर ऑन टेरर हमें देखने में 20 ईयर तक नेटो यहाँ पर लड़ता रहा, ठीक है। इसी तरह अगर देखा है इंटरवेंशन बाय कंसेंट के जरिए भी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर सीरिया किसको, रशिया को बुला रहा है, यमन सऊदी अरेबिया को, इराक यहाँ पर अगेंस्ट IS के,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर कह लें कि सऊदी अरेबिया की तरफ बुलाया जा सकता है, क्या यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है इशू को यमन के अंदर। तो ये चीज़ भी, हालांकि 2014 या 15 के अंदर जो वॉर हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी शो